नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से। आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि मास्टर कैडर की परीक्षा को पास करने के बाद ही आप पंजाब में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो आपके सपने को साकार करने के लिए ज्ञानम पंजाब ने विशेष रूप से इस कक्षा को आरंभ किया है, जिसमें कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में भी पास हो सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो इस कक्षा के साथ जैसे आप जुड़े हैं, दूसरे विद्यार्थियों को भी जोड़ने का कार्य कीजिए। अधिक से अधिक इस कक्षा को अपने मित्र तक साझा कीजिए और इस कक्षा को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को। देखते हैं आज के प्रथम प्रश्न को। तो साथियों, यहाँ पर प्रथम प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि सूरदास किस रस के प्रमुख कवि थे? विकल्प वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस। अर्थात जो सूरदास की रचनाएं हैं उनमें अधिकतर किस पक्ष को ध्यान में रखा गया है, उनका जो रस किस रस की और ज्यादा ध्यान रहा है। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर देंगे, सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि हमें प्रश्नों के उत्तर जल्दी भी देने हैं और सोच समझ के भी देने हैं। क्योंकि परीक्षाओं में ये दोनों गुण हम में होने चाहिए कि प्रश्न को समझकर जल्दी जल्दी उसका उत्तर ढूंढना, ताकि हम जो निर्धारित समय सीमा है उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके। ये अभ्यास भी हमें करना है और इसी कक्षा में आपका ये अभ्यास भी होगा। तो चलें बताएं, सूरदास किस रस के प्रमुख कवि थे? तो विकल्प इसमें है वात्सल्य रस। बिल्कुल जी, वात्सल्य रस जो है इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और इनकी जो हम बोल सकते हैं कि जो इनकी मातृभाषा थी वो भी ब्रज भाषा थी और इनके आराध्य अर्थात भगवान कृष्ण वो भी ब्रज की भूमि पर ही उन्होंने अपनी लीलाएं की थी। तो ब्रज भाषा का प्रयोग और वात्सल्य रस को यहां पर दिखाया गया है। वात्सल्य रस कौन सा होता है? सूरदास भगवान कृष्ण के वात्सल्य पूर्ण वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस देखने को मिलता है और जो उनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, सूरावली, ठीक है। तो या ये जो रचनाएं हैं इसमें वात्सल्य रस देखने को मिलता है, जहां पर पुत्र और जैसे माता यशोदा और भगवान कृष्ण के वात्सल्य को दिखाया गया है, प्रेम को दिखाया गया है। माता और पिता जैसे माता और पुत्र में जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहा जाता है, माता की ममता उसको वात्सल्य कहा जाता है। तो वही रस इनकी जो रचनाएं सूरदास जी की रचनाओं में देखने को मिला है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। साकेत महाकाव्य के प्रमुख रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखें, जितने प्रश्न आज हम करने वाले हैं बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यही प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो बताएंगे साकेत महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत काव्य लिखा गया है, रचा गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य जिसमें उर्मिला के माध्यम से रामायण के एक उपेक्षित पात्र की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। उपेक्षित पात्र अर्थात जिसकी और किसी का ध्यान ना गया हो। और उर्मिला एक ऐसा पात्र था, उर्मिला ऐसा एक पात्र था रामायण में जिसकी और किसी का ध्यान ही नहीं गया। माता सीता भगवान राम के साथ थी, ठीक है। लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ थे, ठीक है। बेशक वो उनके साथ गए, परंतु उर्मिला वो भी तो देखो, उनका मन भी था कि अपने पति के साथ जाएं और उन्होंने कहा भी चलने के लिए, परंतु लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि आपको यहां पर रहकर माताओं की सेवा करनी है। अगर सब हमारे साथ सब वन चले जाएंगे तो माताओं का ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? उस समय राजा दशरथ जी भी थे। तो उनको हमारा जो है एक पुत्रवती का कार्य भी तो यही होता है, ठीक है। एक पुत्र वधु सॉरी ठीक है, कि ये पुत्र वधु का भी यही कार्य होता है कि अपने जो सास ससुर है उनकी सेवा करना। तो हमें वो भी धर्म निभाना है। तो इसके लिए उर्मिला जी को वहां पर छोड़ा गया। परंतु उर्मिला जी की व्यथा क्या थी? उर्मिला जी की व्यथा कि अपने पति के वियोग में, ठीक है, वो वहीं पर रही और पूरे के पूरे जो अपने कर्तव्य हैं उनका निर्वाह भी उन्होंने किया और जो उनका जो व्यवहार था, ठीक है, सबके प्रति वो देखने को मिला। और परंतु उनकी जो पीड़ा थी उसकी और किसी का ध्यान नहीं गया। रामायण जी में
जो हम देखें राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, सीता जी के बारे में, सबके बारे में वहां पर दिखाया गया, परंतु उर्मिला के बारे में तो बात ही नहीं की गई। तो इसीलिए साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, जिसमें कि उर्मिला के पात्र को दिखाया गया है मुख्य रूप से। उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर या राम कुमार वर्मा। हाँ जी, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? सही विकल्प क्या होगा इसमें से? चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखित है? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास ऐसे ही आपको इस कक्षा में ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए इस कक्षा के साथ जरूर जुड़ें। अगर आप इस कक्षा से लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो इस कक्षा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट भी करके बताइएगा कि आप इस कक्षा में और क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं। कई बार विद्यार्थियों का ये मन होता है कि हमें ये चीज भी करवाई जाए, वो भी करवाया जाए, तो फिर भी आप बताइएगा, जो आपकी उपयुक्त मांग होगी उसको पूर्ण करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलें जी, बताएं चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणियों में उत्तम नाटक माना जाता है। इसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की कथा, उनके जो शासन काल है, किस प्रकार की उनकी शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का व्यक्तित्व था, वो सारी की सारी चीजें इस नाटक में लिखी गई हैं। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है जी, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? भास, कालिदास, वाणभट्ट या भवभूति। मेघदूत काव्य, मेघदूत काव्य किसके द्वारा लिखा है? बड़ा ही प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। ठीक है, अगर आप में से किसी ने इन रचनाओं के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न, ये रचनाएं कब लिखी गई, उनमें क्या था, रचनाकार कौन है, तो इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, जो जो रचनाओं पर आज हम बात कर रहे हैं। तो मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? सही विकल्प है कालिदास। कालिदास जी मेघदूत के रचयिता है। कालिदास जी का नाटक मेघदूत, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम प्रसिद्ध नाटक रचनाएं हैं उनकी। तो मेघदूत कालिदास जी का प्रसिद्ध काव्य है, जिसमें उन्होंने यक्ष अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए बादल का सहारा लिया है। यह काव्य प्रकृति और प्रेम का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रेमिका को एक पत्र, संदेश भेजा है। किसके माध्यम से? प्रकृति। प्रकृति कौन? बादलों का सहारा लिया है उन्होंने। ठीक है, तो ये मेघदूत, मेघों को दूत बनाया गया है, दूत के रूप में मेघों से कार्य करवाया गया है। दूत का कार्य क्या होता है? संदेश इधर उधर पहुंचाना। तो वही कार्य यहां पर जो कालिदास जी ने बादलों से करवाया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि गीतांजलि के लेखक कौन हैं? विकल्प ए रविंद्रनाथ ठाकुर, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या हरिवंश राय बच्चन। गीतांजलि बहुत ही प्रसिद्ध रचना। ठीक है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है आप सभी भली भांति जानते भी होंगे। तो क्या इसका सही विकल्प होगा? बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, इसका सही विकल्प बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। सही विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जो गीतांजलि लिखी गई है, इनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता था, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इनकी विश्व विख्यात एक कृति है। विश्व विख्यात मतलब पूरे विश्व में इसको मतलब प्रसिद्ध कवि ये रचना है। इसके लिए इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बड़ी प्रसिद्ध रचना। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, पद्मावत या साकेत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? खड़ी बोली भाषा में। ठीक है, हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हमें बताना है कौन सा है। तो इसमें से सही विकल्प है प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। यह काव्य पौराणिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित है। पौराणिक कथाओं पर, पौराणिक विचारधाराओं पर और सांस्कृतिक जो संदर्भ है, जो सांस्कृतिक विषयों पर आधारित ये रचना है
प्रिय प्रवास। बहुत बार ये प्रश्न, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आज की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को चुन के मैं लाया हूं कि जो आपको आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं। तो प्रिय प्रवास किसका एक महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना जाता है? किसका? ये जो काव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिओद का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत दूरदर्शा पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? भारत दूरदर्शा पत्रिका, सॉरी भारत दर्शन, गलत प्रश्न हो गया। भारत दर्शन पत्रिका, भारत दूरदर्शा तो वो तो दूसरी थी, है ना, भारत दूरदर्शा। ये है भारत दर्शन, किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो भारत दूरदर्शा भी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है, परंतु वो अलग रचना है। ठीक है, ये भारत दूरदर्शा, फिर भारत दूरदर्शा निकल रही है मुख से। भारत दर्शन, भारत दर्शन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। ठीक है, जैसे मैं अभी यहां पर गलती कर रहा हूं भारत दर्शन, तो भारत दर्शन और भारत दूरदर्शा में कई बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, तो याद रखेंगे भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और भारत दर्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। भारत दर्शन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख पत्रिका है जिसका आरंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने गद्य और पद्य विधा की उन्नति में, ये जो रचना है गद्य और पद्य विधा की उन्नति में सहयोगी थी। गद्य और पद्य विधा, इससे जो मतलब इस रचना के माध्यम से गद्य और पद्य विधा में योगदान हुआ, उसके उत्थान में इन्होंने कार्य किया था, अपना योगदान दिया था। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये प्रश्न है। राम घाट पर, अस्सी घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर, या दशाश्वमेध घाट पर? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी में किस घाट पर हुआ था? राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट था, या फिर विकल्प डी इसमें से सही विकल्प है? हाँ जी, बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन कहाँ हुआ था? तो सही विकल्प है अस्सी घाट पर उनका निधन हुआ था। अस्सी घाट कहा जाता है जहां पर उनका निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, या रघुवीर सहाय? अंधा युग बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, अंधा युग। ठीक है, तो ये जो नाटक है किसके द्वारा लिखित नाटक है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? अंधा युग किसका नाटक है? तो साथियों, अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नाटक है। अंधा युग एक प्रसिद्ध नाटक है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है, जिसमें कि महाभारत युद्ध के बाद के समय को बताया गया। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद जो समय था, उसके बाद किस प्रकार की परिस्थितियां थी, उसके बारे में चित्रित किया गया है। इस नाटक में मानवता, नैतिकता पर विचार किया गया है, और जो विनाश हुआ था महाभारत के बाद, जो त्रासदी मची हुई थी, उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, अंधा युग। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, छायावाद की प्रमुख कवित्री कौन इनमें से मानी जाती है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, या अन्नपूर्णा देवी? तो ये भी बड़ा सरल प्रश्न है और आशा करता हूं कि इसका उत्तर बिल्कुल सभी सोच समझकर देंगे और ठीक से देंगे। ज्यादा सोच समझने की भी आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, है ना। तो बताएंगे छायावाद की प्रमुख कवित्री कौन है? सही विकल्प है महादेवी वर्मा को छायावादी की प्रमुख कवित्री माना जाता है, छायावादी युग की। ठीक है, छायावादी युग की प्रमुख कवित्री है। इन्होंने प्रेम, आधुनिकता और के भावों से परिपूर्ण रचनाएं की हैं। नीरजा और दीपशिखा इनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। अगर आपको यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन है, तो वो नीरजा और दीपशिखा। ठीक है, और इनकी जो रचनाओं में प्रेम और आध्यात्मिकता को दिखाया गया है, प्रकृति सौंदर्य को, इनकी जो इनकी कविताएं हैं, प्रकृति सौंदर्य को भी उसमें दिखाया गया है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी?
तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम इसी पर चर्चा करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही विकल्प क्या है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नागेंद्र ने। तो सही विकल्प इसमें से क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? किसने इस पुस्तक को लिखा था? तो सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य नामक इतिहास की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति थी जिसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों का विभाजन किया है, जिसमें कि एक मतलब जो आलोचनात्मक पुस्तक थी और हिंदी के साहित्य को बड़े व्यवस्थित ढंग से इन्होंने जो उसके समय सीमा निर्धारित की है। ठीक है, नामकरण के बारे में चर्चा की है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसके बाद रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 7, 8 या 6 कांड? तो भक्ति जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं तुलसीदास जी की कृति आती है ना, रामचरितमानस, तो इसमें कांडों की संख्या कितनी है? कांड कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं, है ना। कितने सर्ग आते हैं, कितने कांड आते हैं? तो सही विकल्प है 7 कांड आते हैं। ठीक है, कौन कौन से कांड है? इसमें जो कांड आते हैं, बाल्यकाल पहले आता है, बाल्यकांड जिसमें कि राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। फिर अयोध्या कांड आता है। ठीक है, उसके बाद अरण्य कांड आता है, उनका जो थोड़े युवा होते हैं। ठीक है, जब पहले तो शिशु अवस्था होती है बाल कांड में, फिर अयोध्या कांड आता है जब उनकी शिक्षा वगैरह हो जाती है, उसके बाद जब वो अयोध्या लौटते हैं वो, फिर अरण्य कांड आता है जब उनको वन गमन होता है, वन चले जाते हैं, किष्किंधा कांड होता है जब सुग्रीव से उनका मिलन होता है, सुंदर कांड जब हनुमान जी लंका पार करके जाते हैं, लंका कांड जब लंका दहन होता है, और उत्तरकांड जब राम लक्ष्मण और सीता वापिस अयोध्या आते हैं, वो उत्तरकांड आता है। ठीक है, उसके बाद साकेत का केंद्रीय पात्र कौन है? उर्मिला, सीता, लक्ष्मण या राम? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? साकेत का केंद्रीय पात्र कौन है, कि साकेत का हम कह सकते हैं कि मुख्य पात्र कौन है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था, है ना, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया था। साकेत का मुख्य पात्र, केंद्रित पात्र उर्मिला है। उर्मिला को मुख्य रख कर ही पूरी की पूरी कथा लिखी गई है। साकेत की उपेक्षित पात्र के रूप में उर्मिला को, लक्ष्मण जी की पत्नी को वहां पर दिखाया गया है, उर्मिला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गबन उपन्यास कितना प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। ठीक है, तो गबन उपन्यास जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा पढ़ लीजिएगा गबन उपन्यास। ठीक है, बार बार यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। तो गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन सा है? होरी, रामानाथ या फिर झुनिया या राजकुमार? गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन सा है? तो साथी जो हमारे साथ अभी कक्षा में बीच में जुड़े हैं, तो एक बार कक्षा को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बड़े, इसको हम बोल सकते हैं कि सरल तो हैं। ठीक है, सरल प्रश्न है और बेसिक, इनको मूल प्रश्न कहा जा सकता है हिंदी साहित्य के। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो ये उनके बेसिक्स हैं, है ना, बेसिक प्रश्न है जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। जितने प्रश्न आज हम कक्षा में कर रहे हैं सभी के सभी प्रश्न आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो इन रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। बार बार आपसे कह रहा हूं, इन रचनाओं को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गबन उपन्यास का मुख्य पात्र रामानाथ आते हैं। ठीक है, रामानाथ जो गबन उपन्यास के पात्र हैं। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसमें भारत के मध्यवर्गीय जीवन और उनकी सामाजिक समस्याओं को दिखाया गया। जो मध्यवर्गीय व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा संघर्षपूर्ण जीवन होता है। ठीक है, उसके संघर्ष को, उसकी सामाजिक समस्याओं को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इस रामा जो है इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो अपनी इच्छाओं के चलते सामाजिक मूल्यों से भटक जाता है। ठीक है, मतलब कि जो अपनी इच्छाओं के कारण सामाजिक मूल्यों से भटक जाता है, उसके ही जीवन को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हमारे पास आता है चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? जयशंकर प्रसाद, भवभूति, कालिदास या विशाख दत्त? चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखित नाटक है? इसमें से सही विकल्प क्या होगा? शाबाश, अच्छे से प्रश्न को समझ के उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक?
तो इसका सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक है चंद्रगुप्त। ये एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उनके सामाजिक समस्याएं, उनकी राजनीतिक जीवन के वर्णन को किया, उस पर चर्चा की गई है। शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, हमने पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रश्न किया था, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तार सप्तक से संबंधित कवि, तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो तार सप्तक बहुत ही प्रसिद्ध, तार सप्तक से संबंधित आपको कभी पूछ लिए जाते हैं। तार सप्तक, कितने तार सप्तक हुए, कौन सा तार सप्तक कब लिखा गया, ये तार सप्तक क्या था, तो बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इससे तार सप्तक से संबंधित विषय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तार सप्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, वो भी मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको तार सप्तक से संबंधित पूरी की पूरी सूचना याद करनी है। ठीक है, तो तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह उपन्यास है, यह कविताओं का संकलन है, यह नाटक है, यह आलोचनात्मक ग्रंथ है? हाँ जी, बताएंगे तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सही विकल्प है यह कविताओं का संकलन है। तार सप्तक कविताओं का संकलन है, जिसमें 7 कवियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और अज्ञे द्वारा यह संपादित किया गया था। यह आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवादी युग की शुरुआत का प्रतीक है। माना जाता है कि जो आधुनिक काल में प्रयोगवादी युग था, इसी से आरंभ हुआ था तार सप्तक से। अज्ञे के द्वारा संपादित है। अज्ञे जी ने जो 7 कवियों की कविताओं को इसमें सम्मिलित किया था, उसको तार सप्तक कहा जाता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद नहीं कह देना कि मुंशी प्रेमचंद उनका वास्तविक नाम था, उनका वास्तविक नाम नहीं था। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन या नागा अर्जुन? तो बताइए प्रेमचंद जी का जो मुंशी प्रेमचंद जी, है ना, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? शाबाश, हाँ जी बताइए, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम आता है धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। यह हिंदी और उर्दू साहित्य के महान रचनाकार। हमें ये तो पता है कि हिंदी की रचनाएं इन्होंने की थी, हिंदी के साथ साथ उर्दू साहित्य भी इन्होंने लिखा। ये महान कथाकार थे हिंदू और उर्दू के, और ये उपन्यासकार भी थे। इनकी रचनाओं में सामाजिक सच्चाइयों को दिखाया गया है। जो इनकी रचना है उसमें समाज के तत्वों को, जो समाज की यथार्थ है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट या विशाख दत्त? मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सही विकल्प क्या होगा? मेघदूत। मैंने शायद अभी आपको बता भी दिया था बातों बातों में। ठीक है, कि मेघदूत काव्य किसके द्वारा लिखित है? कालिदास जी द्वारा। मेघदूत जो है, मेघदूत संस्कृत महाकवि कालिदास का ये रचना है। ठीक है, जिसमें कि बिरहा की भावना को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है कालिदास जी द्वारा मेघदूत में। नीरजा किसकी काव्य रचना है? अगला प्रश्न हमारे पास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या फिर सुमित्रा नंदन पंत? नीरजा किसकी काव्य रचना है? हाँ जी बताएंगे, इसका सही विकल्प क्या होगा? नीरजा किसकी काव्य रचना है? तो सही विकल्प है महादेवी वर्मा। ठीक है, नीरजा महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। एक प्रसिद्ध काव्य रचना आती है जिसमें कि इन्होंने अपने भावात्मक अनुभवों और मानवीय संवेदनाओं को बड़े ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या श्रीलाल शुक्ल? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, यह कालिदास के जीवन के ऊपर आधारित है। कालिदास जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसमें दिखाया गया है। कालिदास जी का जो उनके शकुंतला के साथ जो प्रेम संबंध था, उसको दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु या श्रीलाल शुक्ल?
नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही विकल्प है अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय इसके रचनाकार है। नदी के द्वीप एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें मानव संबंधों, उनकी जटिलताओं को दिखाया गया है, उनके व्यक्तित्व और आधुनिकता को इसमें दिखाया गया है, स्पष्ट किया गया है। गीतांजलि किस भाषा में रचित है? हिंदी, बंगाली, संस्कृत या उर्दू? गीतांजलि किस भाषा में रचित है? किस भाषा में गीतांजलि को रचा गया है? अभी हमने गीतांजलि से संबंधित एक प्रश्न और किया था, है ना? तो अब इसमें क्या है कि गीतांजलि जो बंगाली भाषा में लिखा गया था, इसीलिए आपसे बोला कि जो भी रचनाएं आज हम कर रहे हैं, जिन रचनाओं के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, उन रचनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी को, संपूर्ण तथ्यों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो गीतांजलि संबंधित हमने एक प्रश्न किया और एक प्रश्न गीतांजलि संबंधित हमें और देखने को मिल रहा है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में रचित एक काव्य संग्रह है। इसका बाद में अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इस रचना को। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? हाँ जी, बताएंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सही विकल्प क्या होगा? हाँ जी, बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सही विकल्प इसका है सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाओं में से, प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक पत्रिका ये मानी जाती है, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। गद्य और साहित्य को नई दिशा इस पत्रिका के माध्यम से मिली थी। माना जाता है कि यहीं से गद्य और पद्य को, जो गद्य और पद्य विधा यहाँ से, ठीक है, जो खड़ी बोली का प्रचार प्रसार भी इस पत्रिका के माध्यम से माना जाता है हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इस कक्षा को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कक्षा में कमेंट भी कर दीजिएगा आप और कैसे प्रश्न चाहते हैं, या आपकी कोई आप किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो आज प्रथम बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कक्षा में अंत तक आप बने रहे, बड़े धैर्यपूर्वक आपने प्रश्नों का उत्तर किया, और आशा करता हूं ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में जरूर सहायता करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।